बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाटर एनालिसिस है। वाटर एनालिसिस एक ब्रॉड टॉपिक है, हम उसको एक वीडियो के अंदर तो कवर नहीं कर सकते, तो इस प्लेलिस्ट में आपको एक से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। तो इस प्लेलिस्ट के हवाले से जो पहला आज सब टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोस्फीयर। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली हाइड्रोस्फीयर या अर्थ्स वाटर जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंस और यूजेस देखेंगे, उसकी नेचुरल कंपोजिशन को थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम जो बेसिक हमारा इशू है कि हम वाटर एनालिसिस क्यों करने जा रहे हैं या उसके बारे में क्यों पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दी टॉपिक। हाइड्रोस्फीयर के हवाले से पहले भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी है। सो ग्लोबल वाटर बेसिकली दो कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम सेलाइन वाटर कहते हैं या सी वाटर का नाम कहते हैं। जो बल्क ऑफ द अर्थ वाटर है या हाइड्रोस्फीयर है वो आपके पास सेलाइन है, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो है वो समंदर की शक्ल में मौजूद है। अगर हम ओवरऑल इसकी परसेंटेज देखें तो ओवरऑल ग्लोबल वाटर का 97% जो है वो सेलाइन वाटर है जो कि ओशंस की फॉर्म के अंदर मौजूद है। जो रिमेनिंग है दैट इज़ नॉन सेलाइन वाटर, वो ऑलमोस्ट 2.5% से लेकर 3% के अराउंड है। इसको हम फ्रेश वाटर का नाम देते हैं क्योंकि ये वो पानी है जो कि हम अपने मुख्तलिफ यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, फूड के लिए एट्सट्रा। अब ये जो 2.5% ऑफ द वाटर है ये भी सारा हमें अवेलेबल नहीं है। इस फ्रेश वाटर के अंदर जो मेजॉरिटी है या बल्क ऑफ दिस वाटर वो फ्रोज़न फार्म के अंदर है, यानी कि वो आइस या आइस कैप्स या ग्लेशियर की शक्ल में पाया जाता है। दैट इज़ 75% ऑफ दिस 2.5 to 3% वाटर इज़ फ्रोज़न। सो रिमेनिंग जो वाटर है दैट इज़ ले जो इन द फॉर्म ऑफ लेक, रिवर या सॉइल की शक्ल में वो 1% है, और ग्राउंड वाटर जो है वो 24% है। तो अब यहाँ से अगर आप पूरी पिक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें तो बहुत लिटिल पोर्शन है टोटल अर्थ वाटर का जो कि हमारे यूजेस के लिए अवेलेबल है या हमारी पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए अवेलेबल है। अब ये जो फ्रेश वाटर है इसके आगे मुख्तलिफ यूजेस हैं। अगर हम उस बेस पे इसको क्लासीफाई करना चाहें तो जो फ्रेश वाटर है उसका 70% बेसिकली हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो हमें अवेलेबल है। अब इसके अंदर एक्सक्लूड कर दीजिएगा ग्लेशियर्स या आइस कैप के अंदर 75% जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या इन द फॉर्म ऑफ आइस अवेलेबल है। तो रिमेनिंग वाटर में से जो 70% वाटर है उसको हम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, 20% वाटर हमारी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर जाती है, और 10% जो है वो हमारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत मिनिमम पार्ट ऑफ दिस होल वाटर जो है वो हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारी पॉपुलेशन को सस्टेन तो करता है, लेकिन ये उतना ही फिर ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो तो फिर जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें, द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटीज़ में से एक है। हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं अगर हम उनको कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करें तो सबसे कीमती जो है आप तो सोना समझते हैं, लेकिन सबसे कीमती जो है वो क्या है, आपकी जो वाटर है वो है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। तो पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटीज़ ऑफ द लाइफ। इट इज़ ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि नहीं ये तो अवेलेबल है, मतलब हम ज़मीन से निकाल लें, आप वाटर सप्लाई से ले लें, बाहर से बाहर आएँ, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अवेलेबल हो ही जानी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो चलो ये ठीक हो सकता है कि अवेलेबल हो, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी जो है वो आप कह लें कि आपको लीटर्स के हिसाब से मिलता है और उसको आप बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो किसी नेमत को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन रीसेंट सिनेरियो के अंदर जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं या वाटर के अंदर पोल्यूशन जिस लेवल पे पहुंच गई है, तो इस कमोडिटी को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड हमें नहीं लेना चाहिए। इसकी कदर करनी चाहिए, इसको ज़ाया होने से बचाना चाहिए, इसको फजूल इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहीं पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी कैंपेन्स चलती हैं बाकायदा कि जो फ्रेश वाटर है या मीठा पानी जिसे हम कहते हैं, जो हम अपने लिविंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बड़े सोच समझ के और बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और पानी को पोल्यूशन से बचाएं। फंडामेंटल फॉर लाइफ है। क्यों ये ज़रूरी हो गया? क्योंकि लाइफ जो है वो डिपेंड करती है वाटर के ऊपर। वाइटल फॉर ड्रिंकिंग विदाउट विच नो मैन और एनिमल कुड सर्वाइव। आप पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसका अंदाज़ा हम लोग रमज़ान के अंदर लगा सकते हैं कि जब हम 12 घंटे या 14 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो फिर शाम को जब हम पानी पीते हैं तो हमें वाकई पानी की जो अहमियत है एज़ फार एज़ ड्रिंकिंग इज़ कंसर्न, तो हमें महसूस पता चलता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। इसलिए जो रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं फ्रेश वाटर के, उनको हमें चाहिए कि हम उनको कम से कम डैमेज करें और जो वाटर हमें अवेलेबल है उसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज़ फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। आप ज़रा 3-4 दिन गर्मियों में ना नहाएं तो आपको पता चल जाएगा कि पानी कितना ज़रूरी है इंसान की हाइजीन के लिए। आपकी हाइजीन देख लें, आपका सर्वाइवल देख लें, आपकी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस वजह से जो वाटर है या हाइड्रोस्फीयर है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूज़ेस के हवाले से हम मुख्तलिफ़ तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं या हमें मुख्तलिफ़ फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा कैटेगराइज़ किया है। एक है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जो कि हम नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए डोमेस्टिकली हम इस पानी को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई है। इंडस्ट्री हमारी बहुत मतलब ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो उसको एज अ रिएक्टेंट ले रही हो, चाहे वो एज अ कूलिंग एजेंट ले रही हो या जो भी मकसद के लिए वो इस्तेमाल कर रही हो। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे रहे हैं, पानी हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लिहाजा इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के मतलब वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ है वाटर का। इरिगेशन, आपकी सारी की सारी फूड जो है आप ज़राअत के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली एनिमल हो या मैन हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अल्टीमेटली अब प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, वाटर चाहिए। इरिगेशन यानी कि जो आबपाशी है, मतलब आपने खेतों को पानी लगाना है, पौधों को पानी देंगे तभी तो वो ग्रो करेंगे तो उनसे हम मुख्तलिफ़ तरह की जो मटेरियल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। गंदम हासिल कर सकते हैं, कपास हासिल कर सकते हैं, चीनी हासिल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर केन। तो बहुत सारे सब्जियां हम लेते हैं, फल लेते हैं। तो आपका जो सर्वाइवल है आपकी पूरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वाटर के ऊपर डिपेंड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ, और जो यूज़ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन। सिमिलरली एक्वेटिक लाइफ है, आपकी जो बायोस्फीयर है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी एक्वेटिक लाइफ है, जिनके अंदर आपकी फ़िश है और जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स या सी वाटर एनिमल्स हैं, तो सारे के सारे एक्वेटिक लाइफ हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी मतलब वाटर के ऊपर या हाइड्रोस्फीयर के ऊपर डिपेंड करती है। नेविगेशन की बात करते हैं, आप देख लें बहुत ज़्यादा तजारत जो है वो समंदर के रास्ते होती है। पावर प्रोडक्शन, पावर प्लांट्स आपको पता है कि वो स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और फिर बिजली पैदा करते हैं। तो स्टीम बनाने के लिए वाटर चाहिए, फिर स्टीम को एट द एंड कूल करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो दोनों सूरतों में पावर जनरेशन आपकी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। और फाइनली रिक्रिएशन, अगर आपने मतलब दिल बशौरी करनी है, स्विमिंग करनी है, सेलिंग करनी है, बोटिंग करनी है, तो भी आप वाटर के ऊपर क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। सो ये वो यूजेस हैं जिनके ज़रिए हम एलेबोरेट कर सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वो हमारी लाइफ के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह हमारी पूरी की पूरी लाइफ की मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हम थोड़े से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हवाले से बात करते हैं कि नेचुरली अगर हम वाटर की बात करें
तो वाटर अगर हम केमिस्ट्री के हवाले से देखें तो वाटर इज़ H2O, लेकिन जो नेचुरल वाटर है वो सिर्फ H2O तो नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो होते हैं, उनको हम कुछ जनरली देख लेते हैं। द फर्स्ट वन है वो दैट इज़ द आयंस ड्राइव फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी कि पानी के अंदर जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है उनसे जो आयंस ड्राइव हो रहे हैं, यानी कि वो जब डिज़ोल्व हो रहे हैं पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल सोडियम है, कैल्शियम है, इस तरह मैग्नीशियम है, क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं और बहुत सारे एनाइन हैं। तो दीज आर द आयंस विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर का। जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, दीज आर ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, वो आयंस जो कि ट्रांजिशन मेटल के ऊपर बेस करते हैं, फॉर एग्जांपल लेड हो गया। सिमिलरली वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते, उनको हम इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स का नाम देते हैं या सस्पेंडेड सॉलिड्स का नाम देते हैं। इनका सोर्स क्या है? दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट मटेरियल, these are derived from particles from sediments, these are derived from rock weathering processes। सो ये तीन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एज अ सोर्स काम करते हैं। ऑर्गेनिक भी वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, जो कि उनमें से कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल कंपाउंड जो बेसिकली इस वजह से वाटर के अंदर आते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर बाकायदा एक पूरा का पूरा लाइफ का निज़ाम है, एक्वेटिक लाइफ को जिसको हम नाम देते हैं। तो उन्होंने डिकम्पोज भी होना है और उनके नतीजे के तौर पे उन्होंने उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेस भी होने हैं, जिसकी वजह से इनटेक भी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट की होनी है। इसी तरह बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर के अंदर उनकी वजह से रिलीज़ भी होने हैं। सिमिलरली डिज़ोल्व गैसेस हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इसके तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है, बहुत सारी गैसेस हैं जो कि डिकम्पोजिशन के नतीजे में भी रिलीज़ होती हैं। सिमिलरली फोटोसेंसिस होती है, उसके नतीजे के तौर पे भी कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं। इसी तरह रेस्पिरेशन होती है, उसके नतीजे के तौर पे भी गैसेस वाटर के अंदर रिलीज़ होती हैं। इसी तरह वाटर का कॉन्टैक्ट आता है विद एटमॉस्फेयर एंड क्रस्ट, तो उसके नतीजे के तौर पे भी बहुत सारा ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस होता है विद हाइड्रोस्फेयर। तो ये सब चीज़ें मिलकर वाटर के अंदर मौजूद होती हैं और वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट करती हैं। तो नेचुरली वाटर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, इनको हम पोल्यूटेंट्स नहीं कहते, ये बेसिकली वो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो वाटर के अंदर नेचर के अंदर वैसे ही मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ आयंस जो कि नेचुरल वाटर के अंदर मौजूद होते हैं उनको डिस्कस किया गया है। ये टेबल अगर आप देखें तो उसके अंदर 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम के अंदर जो कंसंट्रेशन रेंज है वो शो की गई है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर कैटाइंस हैं और थर्ड कॉलम के अंदर एनाइंस हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। फॉर एग्जांपल जो 0 से लेकर 100 मिलीग्राम पर लीटर की रेंज के अंदर हैं वो कैल्शियम और सोडियम कैटाइन में है और क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स हैं। सिमिलरली 0 to 5 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम है और एनाइंस के अंदर नाइट्रेट्स हैं। 0 to 1 में देखें तो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है और एनाइंस के अंदर फास्फेट्स आ जाते हैं। 0 से लेकर 0.1 तक अदर मेटल आइंस जो कि डेफिनेटली जो दूसरे मेटल्स के आइंस हैं वो होंगे और प्लस उसके साथ क्या है, नाइट्राइट है। तो ये एक टेबल शो किया गया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन के वाटर के अंदर नेचुरली भी बहुत सारे आयंस मौजूद होते हैं और उनकी कौन सी कंसंट्रेशन रेंज हो सकती है। अब ये जो कंसंट्रेशन रेंज है ये फिक्स नहीं है, ये मुख्तलिफ मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ये या टाइप ऑफ वाटर जो है ये चेंज होती रहती है। सो कंपोजिशन ऑफ वाटर इज़ नेवर स्टैटिक, ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि आप ये नहीं कह सकते कि नेचर वाटर की ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए और हर जगह पे ऐसे ही होता है। हर जगह पे ऐसे नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ऊपर ये कंसंट्रेशन या कंपोजिशन क्या करती है, बेस करती है। इनमें से कुछ नेचुरल हैं, दैट इज़ इंट्रैक्शन विद द एटमॉस्फेयर एंड क्रस्ट, के वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर आपका क्रस्ट के साथ भी इन कांटेक्ट आ रहा है, मतलब जहाँ जहाँ से वाटर फ्लोट होके मतलब ऊपर से बुलंदी से सी तक जब पहुँचता है तो रास्ते में बहुत सारा सफ़र तय करता है वाटर, तो मुख्तलिफ़ तरह की जो अर्थ क्रस्ट है उसके साथ इन कांटेक्ट आता है। सिमिलरली जो एटमॉस्फेयर की के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं या एटमॉस्फेयर के जो प्रोसेसेस हैं उनके साथ भी ये डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड रेन आपने देखा होगा, तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि एसिड रेन जहाँ पे होगी वो क्या करेगी, वाटर के कंपोजिशन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी।
इसी तरह मुख्तलिफ आइंस जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं, वाटर के साथ जब इन कॉन्टैक्ट आएंगे तो क्या हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं। क्रस्ट की अगर कंपोजिशन चेंज होगी तो डेफिनेटली जो नेचुरल कंपोजिशन ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी जो नेचुरल प्रोसेस होता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन वाटर बॉडी। विद इन वाटर बॉडी भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे रेस्पायरेशन हो रही है, फोटोसेंसिस हो रही है, इस तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकेइंग हो रही है। इसी तरह बैक्टीरिया, वायरस मौजूद हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरी आउट होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर आपको प्लांट्स भी मिलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी मिलते हैं, फ़िश भी मिलती है, और बहुत सारे एनिमल्स आपको एक्वेटिक लाइफ के अंदर मिलते हैं। तो ये मिल मिला के आप समझ लें कि वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिनकी बिना पर जो वाटर की कंपोजिशन है वो क्या होती है, चेंज होती है, स्टैटिक नहीं रहती। अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए मतलब नेचुरल हैं, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो बाय एक्स्ट्रा मटेरियल बीइंग एडेड इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। जब पोल्यूशन के ज़रिए वो मटेरियल जो कि वाटर के अंदर नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए नहीं आ सकते, हम उनको ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, या नेचुरल जो रेंज है उन कॉन्स्टिट्यूएंट की हम बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। ठीक है। सो इस वजह से वाटर की जो कंपोजिशन है वो प्लेस टू प्लेस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, एक जैसी नहीं रह सकती। अब नेचुरल प्रोसेस दैट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ वाटर, उसके अंदर वीदरिंग ऑफ रॉक्स है, जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर दिया वाटर के अंदर। सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन ऑफ एसएस से मुराद क्या है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जैसे जैसे वाटर फ्लो करता है वैसे वैसे जो डाउन स्ट्रीम है, जो सस्पेंडेड सॉलिड की जो अमाउंट है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड बॉटम के अंदर डिपॉजिट होकर सेडिमेंटेशन काज करते जाते हैं। एज द रिवर प्रोग्रेसेस डाउन स्ट्रीम इट बिकम लेस टर्बुलेंट। सिमिलरली एक्वेटिक लाइफ है, जिसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेथ एंड डिके ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, और जो वाटर के अंदर नेचुरली क्या करते हैं, वाटर की कंपोजिशन को इफेक्ट करते हैं। सिमिलरली एयरेशन होती है, यानी कि कॉन्टीन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ गैसेज होता है विद एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं जब वाटर की सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आ रही हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ गैसेज हो रहा है। सिमिलरली वोलाटाइलाइजेशन एंड एवेपोरेशन है, इसके अंदर क्या होता है, वो कंपाउंड जो कि वोलाटाइल होते हैं, वाटर ने तो एवेपोरेट होना ही है, ठीक है ना, जिसके नतीजे में लॉस ऑफ वाटर होता है एक बॉडी के वाटर बॉडी के अंदर से। इसके अलावा जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, एवेपोरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसनट्रेशन जो है वाटर बॉडी के अंदर चेंज होती है। ठीक हो गया। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, और जिसकी वजह से जो कंपोजिशन है वाटर की वो क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है, स्टैटिक नहीं रहती। सो इशू क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑन ग्लोबल स्केल, क्योंकि आपने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है, वाटर कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, रिसाइकिल भी हो रहा है, और ये मतलब आलमोस्ट अगर हम देखें कि जो ग्लोबल स्केल के ऊपर अगर हम देखें तो पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, टू फाइंड हाई क्वालिटी फ्रेश वाटर एट रिक्वायर्ड प्लेस इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कि एक मखसूस जगह के ऊपर जो सही अच्छी क्वालिटी का फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी उस जगह पे है कि नहीं है, और क्या वो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑन अ ग्लोब स्केल। अगर हम एज अ होल देखें तो हम फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है उसका बहुत ही माइनर सा पार्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि ये कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, रिसाइकल होता है, इस वजह से अगर हम ओवरऑल ग्लोबली देखें तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक प्लेस के हवाले से देखें, इट मे बी अ प्रॉब्लम टू फाइंड हाई क्वालिटी फ्रेश वाटर एट द रिक्वायर्ड प्लेस इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कि एक मखसूस पॉपुलेशन जो एक मखसूस जगह पे बैठी हुई है उसके लिए क्या फ्रेश वाटर प्रॉपर क्वालिटी के अंदर और प्रॉपर क्वांटिटी के साथ अवेलेबल है या नहीं है।
ये प्रॉब्लम अराइज़ होती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की जाती है। हम वाटर सप्लाई लाइंस बिछाते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगाते हैं और फिर उनकी बेस पे वाटर जो है वो हम सप्लाई करते हैं पॉपुलेशन को। अब उस वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को एनालाइज़ करना पड़ता है, उसके मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है। सिमिलरली जो हम अब ये तो हो गया कि हमने सप्लाई कर दिया। अब जो वाटर बॉडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का फ्रेश वाटर, चाहे वो ग्राउंड वाटर की शक्ल में हो या सरफेस वाटर की शक्ल में हो, वो अवेलेबल है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली उसकी क्वालिटी को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, चाहे वो इंडस्ट्री के ज़रिए कर रही हो या वो सीवेज वाटर के ज़रिए कर रही हो। तो प्रॉब्लम दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वाटर, ताकि वाटर की जो कंपोजिशन है वो के नेचुरल लेवल के अंदर रखना, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको एक ऑप्टिमम लेवल के अंदर रखना, इस तरह रखना कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनको वो वाटर इनटेक जो है वो प्रॉब्लम पैदा ना करे, उनको बीमार ना करे, उनकी सेहत को इफ़ेक्ट ना करे। तो उसके लिए हमें वाटर की जो क्वालिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस क्वालिटी को कौन डैमेज कर रहा है, वो वाटर पोल्यूशन डैमेज। मेन इशू हमारे पास क्या आ गया, वाटर पोल्यूशन बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट एक्सीड्स द सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ अ वाटर बॉडी। अब एक और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये एक नेचुरल क्वालिटी है वाटर की। वाटर जो है वो जैसे जैसे बहता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर जो अगर ऑर्गेनिक मैटर है या कोई भी पोल्यूटेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया या जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनको क्या करती जाती है, कंज्यूम करती जाती है, उनको डिकम्पोज करती जाती है और फिर उसके नतीजे के तौर पर जो आइंस बन रहे हैं वो भी फर्दर एटमॉस्फेयर के साथ या क्रस्ट के साथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी तरह सस्पेंडेड सॉलिड जो एक्स्ट्रा होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वाटर के अंदर एक नेचर ने सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी रखी है। वाटर ने बार बार रिसाइकल होना है, इस वजह से क्या होता है, वो सेल्फ प्योरीफाई हो जाता है। लेकिन अगर पोल्यूशन एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है, जो सेल्फ प्योरीफिकेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। हम वाटर सप्लाई या वाटर की अवेलेबिलिटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि नेचर के अंदर वाटर कॉन्टीन्यूसली रिसाइकल हो रहा है, लेकिन हम उसकी जो सेल्फ प्योरीफिकेशन कैपेसिटी है उसको क्या कर देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं। उस सूरत में ये हमारे पास क्या बनता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसको हम वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसी टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड के हवाले से मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया होगा प्रीवियसली। बेसिकली वाटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो ज़ाहिर बात है नेचुरली उनकी कंपोजिशन वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल जो है वो स्टैंडर्ड लेवल जिसे कहते हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने डिफ़ाइन किया हुआ है और उसी की बेस पे हम वाटर की क्वालिटी को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हम मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको चेक करते हैं, अगर उनकी रेंज नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड की रेंज के अंदर हो तो हम कहते हैं कि वाटर के अंदर पोल्यूशन नहीं है। अगर वो उसको एक्सीड कर रही हो तो उस सूरत में हम उसको पोल्यूशन डिक्लेयर करते हैं। उन सोर्सेज को फिर हम डायग्नोज करते हैं और टैकल करते हैं या उस जो सोर्स है उसके अंदर से जो पानी आपकी वाटर बॉडी के अंदर जो नेचुरल है उसके अंदर दाखिल हो रहा है तो उसके आगे हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि एनवायरनमेंट के अंदर उस पानी को फेंकने से पहले इन नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर ले आया जाए। अब इस टेबल के अंदर, ये टेबल मैंने डाउनलोड किया है जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट से, इसकी PDF फाइल वहाँ पे पड़ी है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको डिटेल से देख लीजिएगा। सो नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर म्यूनसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, यानी कि म्यूनसिपल एफ्लुएंट हैं, जिस तरह हम डोमेस्टिक यूटिलाइज़ करते हैं वाटर को और एट दी एंड उसको क्या कर देते हैं, सीवरेज लाइन में ले जाते हैं। फिर सीवरेज लाइन के एंड के ऊपर पूरा जो पॉपुलेशन है उसका वाटर वो मुख्तलिफ नालों के ज़रिए होता हुआ मुख्तलिफ पॉन्ड्स के अंदर कलेक्ट होता है और वहाँ से फिर उसको मेन वाटर बॉडी जो भी नेचुरल हो उसके अंदर डाल दिया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट।
तो आफ्टर ट्रीटमेंट जब वाटर एंटर होना है उस वाटर बॉडी के अंदर, उसके अंदर इन पैरामीटर्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है ताकि ये प्रॉपर रेंज के अंदर हो। इसी तरह अगर इंडस्ट्री किसी वाटर सोर्स के अंदर अपना एफ्लुएंट डाल रही है, उसके लिए भी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दी गई हैं कि इन पैरामीटर्स की इतनी वैल्यू होती हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज़ हों या म्यूनसिपल कमेटीज़ हों, कॉन्टीन्यूसली जो आपका एफ्लुएंट है उसको मॉनिटर करती हैं, एनालाइज करती हैं, इन पैरामीटर्स को चेक करती हैं। तो इस टेबल के अंदर 32 पैरामीटर्स हैं और उनकी जो मुख्तलिफ रेंज दी गई हैं। यहाँ पे पहले कॉलम नंबर 3 के अंदर आपका एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है, जो कि ये रिवाइज़ हुए थे 2000 के अंदर। तो आप इसको 3 कॉलम आपके रेलिवेंट नहीं है, बेसिकली 4, 5 और 6 को देखें और पैरामीटर को देखें। तो 4 के अंदर इंटू इनलैंड वाटर जो एफ्लुएंट जा रहा है, इंटू सीवेज ट्रीटमेंट जो एफ्लुएंट है, और सिमिलरली इंटू सी वाटर जो एफ्लुएंट है, उसकी रेंजेस यहाँ पे मेंशन की गई है। अब अगर आप देखें तो जो यहाँ पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसकी 150 रेंज है इंटू इनलैंड वाटर, 400 है इंटू सीवेज ट्रीटमेंट और 400 है इंटू सी वाटर। तो यहाँ पे हम इसी रेंज को एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे। अगर COD किसी वाटर सैंपल की इससे एक्सीड करती है तो वो वहाँ पे वो सैंपल जो है वो प्रॉब्लम को शो करेगा, पोल्यूशन को शो करेगा। तो ये 32 पैरामीटर्स हैं और इनको फिर मॉनिटर किया जाता है जब हम वाटर सैंपल को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।